तो ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेट है आज 7 जुलाई, नहीं 3 जुलाई सॉरी 2021। चलो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। So before let's say understand, before we are going to understand hydrogen spectrum, let's say थोड़ा स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। One is we are going to say absorption spectrum। मतलब कौन कौन सी लाइन एब्जॉर्ब हुई है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि कौन कौन सी लाइन एब्जॉर्ब हो गई, कौन कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली एंड फिर वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एनर्जी की लाइन्स हम भेज रहे हैं, राइट। तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी की लाइन्स एब्जॉर्ब हो गई तो वो एब्सेंट होंगी, अभी मैं बता दूंगा थोड़ा और अच्छी तरह से। एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, सो लेट्स अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिटिल बिट ओवर हियर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि मान लो ये कोई गैसेस सैंपल है, राइट। यहाँ पे गैसेस सैंपल रखा हुआ है, लेट्स से इसके एटम्स हैं यहाँ पे, और इसको कुछ लाइट दी जा रही है ना, कुछ एक वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, सारी की सारी वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब होंगी नहीं, है ना। ये बहुत सारी वेवलेंथ यहाँ पे गिर रही हैं, सारी की सारी तो एब्जॉर्ब होंगी नहीं, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब होंगी, ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो क्या हुआ, लेट्स से ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सब लेट्स से पास ऑन हो गई, लेट्स जस्ट इमेजिन, है ना। तो ये सारी वेवलेंथ, अच्छा ये सब मिक्स्ड है, तो अभी तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी वेवलेंथ हमारी एब्जॉर्ब हुई है ना। सब अभी सारी, जैसे व्हाइट लाइट होती है ना, सारे कलर मिक्स होते हैं वैसे ही, तो ये अभी हम पता नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको एक प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू पास कराते हैं। यस बोलो भाई, कौन कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो जैसे ही इसको पास कराएंगे क्या होगा, लाइट जो भी ये मिक्स लाइट थी, ये ना ये थोड़ा बैंड होके ऐसे बढ़ जाएगी अलग अलग उसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगी तो हमें सारी लाइन मिलेंगी, कुछ लाइन हमें नहीं मिलेंगी, एब्सेंट होंगी, है ना। जैसे हमें सारी वेवलेंथ मिल रही है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये वाली वेवलेंथ गायब है, मतलब ये एब्जॉर्ब हुई होगी। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया? ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहाँ यूज करते हैं, मतलब इसका बहुत वाइड यूज है। जैसे मान लो कोई, हमने बस थोड़ा सा ऐसे कॉमन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई कंपनी है, वो ये डिटेक्ट कर रही है कि कहाँ पे आयरन और ज्यादा है, आयरन का प्रेजेंस ज्यादा है, वहीं पे तो माइनिंग होगी। तो पहले क्या करते हैं लोग, उसे डिटेक्ट करते हैं कि वो है या नहीं है। तो क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि सैंपल लेके फिर उसका टेस्ट किया जाए, लैब टेस्ट, जिसमें ये पता लगाया जाए कि आयरन है या नहीं, है ना। कोई टेस्ट ट्यूब में लेके सैंपल बना के, राइट, एंड देन यू आर एबल टू गेट कि कितना प्रेसिपिटेट बना, उसमें आयरन का वेट कितना है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यही है कि हम यहाँ क्या करें, जो भी हमने सैंपल लिया, ठीक है, उसमें बस लिमिटेशन ये है कि हम केवल एक ही मेटल के बारे में, एलिमेंट के बारे में एक बार में बता पा रहे हैं, है ना। इसमें फायदा क्या होता है, एक डेटा है आपके, मतलब लेट्स से सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड है कि कैल्शियम की एनर्जी एनर्जी लेवल्स ये होते हैं, है ना। सबके मतलब हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल्स पता है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही वो सैंपल लेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, पहले उसको सॉल्युबल बनाएंगे, तो किसी एसिड वैसिड में डिसॉल्व करके, ताकि वो सॉल्युबल बन जाए पूरा पूरा। फिर उसको सॉल्युबल को थोड़ा सा हीट करके वेपर स्टेट में भेजेंगे। ठीक है, उसको हीट करके क्या करेंगे, वेपर स्टेट में भेजेंगे, ताकि वो वेपर में गैसेस एटम में टूट जाए। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, उस पर लाइट छोड़ेंगे। तो अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्सॉर्ब कर लेगा, तो वो पर्टिकुलर लाइट्स मिसिंग हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी कई सारी लाइट मिसिंग होंगी, क्योंकि हम एक रेंज छोड़ रहे हैं। जो लाइट मिसिंग होंगी उनको हम सॉफ्टवेयर से मैच करा लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। सही है ना। जैसे
एक आध लेट्स से एनर्जी लेवल तो ऐसा हो सकता है, एक आध एनर्जी डिफरेंस ऐसा हो सकता है कि कई सारे एलिमेंट में कॉमन हो, है ना। जैसे आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, हाइड्रोजन और हीलियम आयन में हमने देखा था कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन है। कैसे कैसे? हाइड्रोजन अगर 1 से 2 जा रहा है तो 10.2 आता है, और हीलियम आयन में 2 से 4 के बीच में 10.2 आता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल कॉमन है। तो एक एनर्जी लेवल से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब एक सीक्वेंस मिलेगा, एक रेंज मिलेगी ना, कई सारी लाइंस मिलेंगी, उससे पता चल जाएगा अच्छा ये यही वाला एलिमेंट हो सकता है। समझ में आया? उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। यस बोलो बेटा श्रेयस मात्री। सर ये तो हम लोग मतलब बोर मॉडल के इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना नहीं, कि ये बोर मॉडल, ये जो एनर्जी लेवल वाली बात है ना, ये वैलिड है आगे भी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसीलिए तो बोर पढ़ रहे हैं। बोर ने यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए बताया था, तो भी सर लेकिन मतलब बाकी के लिए भी रहता है बाकी के लिए भी एनर्जी रहता है। लेवल। यस, तो बोर ने जो बात बताई यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मतलब वो वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, बस यूनि इलेक्ट्रॉनिक के हाँ लिए। मतलब कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब बोर ने केवल एक ही बात बताई, तो और भी फैक्टर है जो एनर्जी लेवल को चेंज कर देंगे। ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? हमने ये जो भी गैसेस एटम है ना, ऑलरेडी एक्साइट करके रखा हुआ है किसी भी मीडियम से, चाहे एनर्जी दे के, मतलब लाइट दे के या हीट दे के, कैसे भी, है ना। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक्साइटेड है। जब तक हम एनर्जी दे रहे थे या हीट दे रहे थे, जो भी है, तब तक यहाँ शटर बंद था, है ना। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, क्या हुआ? ये खुल गया। अब क्या हुआ? जैसे ये खुल गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब अच्छा हायर स्टेट में है, वो अब क्या होंगे? डी एक्साइट होंगे। डी एक्साइट होंगे तो क्या करेंगे, है ना, वेवलेंथ, ये फोटॉन छोड़ेंगे। फोटॉन छोड़ेंगे, अगेन प्रिज्म रखा है यहाँ पे, ये क्या करेगा? इस सारी लाइट को ना फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे डाल देगा। ठीक है, तो इसमें मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी लाइन हमें मिली, है ना, यहाँ एब्सेंट थी, या कौन कौन सी लाइन हमें मिली। ठीक है, समझ आया? सर जो लाइन एब्जॉर्ब हुई थी वो वाली वेवलेंथ वाली निकलेंगी ना जो लाइंस देखो, जो लाइन देखो एमिशन यहाँ में। पे शटर मैंने बोला ना, इसीलिए तो जब तक हम नॉर्मल लाइट पास कर रहे थे, तब तक तो हमने ये इसका यूज ही नहीं किया ना, हम्म। ये ब्लॉक था। जब तक कुछ लाइट वाइट इसको एक्साइट कर रहे थे, तब तक ये बंद था। तो वो वाले फोटोन तो आएंगे नहीं, जैसे यहाँ बंद किया वैसे ही खुल गया। अब क्या होगा? एमिशन वाले फोटॉन्स मिलेंगे। गॉट सर इट? तो जो एब्जॉर्प्शन में जो एब्सेंट रह गए, जो ब्लैक एरियाज रह गए, वो एमिशन में दिखाई देंगे ना। हाँ, जो एब्सेंट रहेंगे वो बहुत सारी रेंज होंगी ना, अभी तो एक एक सिंगल सिंगल लाइंस मिल रही हैं। हाँ इसीलिए यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, है ना, इसके लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारी लाइन मिल रही है ना, इस रेंज में बहुत सारी लाइन मिल गई ऐसे, है ना, फिर एक लाइन मिसिंग हो गई, फिर बहुत सारी लाइन मिल गई, तो ऐसा बैंड बन जाता है, बीच बीच में ये, है ना, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम इन यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए दोनों आते हैं ना, फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सर दोनों मतलब कौन से? एक लाइन स्पेक्ट्रम और होता है। अच्छा। कुछ नहीं, बैंड और लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल लाइंस मिल रही हैं, राइट, यू आर हैविंग इंडिविजुअल लाइंस। ठीक है, तो एक तरीका ये इसको बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइन स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इमिशन स्पेक्ट्रम। सर हाँ, सर तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों साथ में ही होते कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग आपके टाइप ऊपर से? है कि आप
देखो अगर आप नॉन एनर्जी के सोर्स लोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सोर्स, है ना। आपको एक ऐसी लाइट लेनी पड़ेगी, ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जिसकी एनर्जी लेवल्स, जिसकी वेवलेंथ आपको पता हो, है ना, एक रेंज पता हो। यहाँ पे ये सेलेक्ट, ये फ्रीडम है, यू कैन जस्ट, आपको एक्साइट करना है ना। आप ये तभी तो पता लगाओगे भाई, लेट्स से मैंने विजिबल रीजन की लाइट पूरी छोड़ी, व्हाइट लाइट छोड़ी, तो मुझे पता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक की सारी लाइट मैंने छोड़ी है, ठीक है। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि इसमें से कौन सी मिसिंग है। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर, जब भी फिर लाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, लेकिन आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड्स, तो फिर से छोड़ेगा ना फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन साथ में। क्या करेगा? फोटॉन छोड़ेगा ना फिर से डी एक्साइट होके। हाँ हाँ छोड़ेगा ना। सर तो फिर वो क्यों नहीं दिखते हैं स्पेक्ट्रम पे? तो उसमें हम ये फिल्टर लगाएंगे ना कि भाई ये देखो, जो एब्जॉर्ब होगा उतनी एनर्जी की लाइट अगर वो छोड़ रहा होगा तो वो पता रहेगा ना कि ये वाली एनर्जी की लाइट छोड़ रहा है। हाँ फिल्टर, उसमें सर वो फिल्टर लगा देते रैंडमली हैं। छोड़ेगा ना? उसमें नहीं, उसमें क्या है ना, सॉफ्टवेयर में फिल्टर लगा देते हैं। अच्छा फिल्टर का मतलब है कि वो अगर उसको ये सारी वैल्यूज मिल रही हैं तो वो ये वाले डिस्कार्ड कर देगा ऐसे। अच्छा, ओके सर। सर, तो भी अगर पता लगाने का रहेगा हम लोग को एक्सपेरिमेंटली, तो जो एब्सेंट है वो एक्चुअली अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो सकती है ना, मतलब एब्जॉर्ब होके दूसरे कई अलग जगह पे जा रही है, तो वो स्क्रीन में नहीं आ रहा है या फिर प्रिज्म से पास नहीं हो रहा है। आई थिंक वो सब, उन सब का तो ध्यान रखते होंगे ना कि किस डायरेक्शन में इसको फिट करना है, सो दैट लाइट पूरी आए, तो ताकि नहीं, मैं हमें बोल रहा हूँ सही कि रिजल्ट जो मिले। अगर हाइड्रोजन एटम है उसमें, तो वो एब्सॉर्ब करेगा ना जो वेवलेंथ, वो हाँ। शूट आउट होगा लेकिन प्रिज्म से पास नहीं होगा, ऐसी डायरेक्शन में हुआ तो फिर वो अरे नहीं, बैंड लाइट आएगा को ना। लाइट क्या होती है, कहीं पे भी गिरे टकराते टकराते चली जाएगी ना। अच्छा हाँ। हम्म। सर तो फिर वो दिखाई देना चाहिए ना, अगर ऐसे है तो फिर स्क्रीन में क्या दिखाई देना चाहिए? जो एब्सॉर्ब हुआ है वो बाद में इमिट भी होगा। जो एब्जॉर्ब हुआ है वो बाद में, इमिट भी होएगा ना सर वो तो। हाँ तो इमिट होगा ना, तो उसका ये टाइम सेकंड कुछ कुछ लिमिट होगी कि भाई मान लो कितने टाइम के लिए ये बस खुला है, उसके बाद बंद हो जाएगा। वो तो प्रोग्रामिंग है ना भाई, ये देखो इसमें तुम घबराओ नहीं। ये सारे चैलेंजेस एक्सपेरिमेंटल चैलेंजेस हैं कि भाई इससे सही रीडिंग कैसे लेके आए, कौन सी रीडिंग हटानी है, कौन सी एब्जॉर्ब कर, कौन सी रीडिंग माननी है, ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल चैलेंजेस हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्या है हाँ, कि बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे कि ये वो है, यहाँ पे ये एब्सॉर्ब कर लाइट। रहा है। हाँ बस। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग लेट्स से लाइंस है, तो हम लिख लेंगे। So we are going to have series. We are going to say these are series. Lyman series. यहाँ पे लिखेंगे N1, यहाँ पे लिखेंगे N2, यहाँ पे लिखेंगे रीजन, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए N1 फिक्स है, N1 इक्वल्स टू 1। कहीं से भी लाइट 1 में आए तो लाइमन सीरीज बोलेंगे। N2 क्या होगा? N2 कैन बी 2, 3, 4, 5 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। ये कौन से रीजन में आता है ये मैं आगे प्रूफ करूंगा, तो आप अभी बस लिख लो यूवी रीजन, है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होंगी? N2-1। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तब ये सब बातें बताऊंगा, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा लिख लेते हैं। बामर सीरीज N1 क्या हो गया? 2, N2 क्या हो गया? अब N1 2 है तो इससे आगे ही होगा, तो 3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट, ठीक है। N2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, राइट, टिल इनफाइनाइट। ये किस में आता है? ये आता है विजिबल रीजन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस N2-2। 2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, N2 - 2। 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
ठीक है। पार्शियल सीरीज n1 क्या हो गया 3, n2 क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 टिल इनफाइनाइट। सो क्या बोलेंगे इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे इंफ्रारेड। ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स n2 -3। क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट n1 इक्वल्स टू 4, n2 की वैल्यू 5 6 7 8 9 टिल इनफाइनाइट। ये भी किसमें इंफ्रारेड में n2 -4। फुंड p is silent, फुंड सीरीज n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू अगेन 6 7 8 ऐसे करके टिल इनफाइनाइट। इंफ्रारेड n2 -5। and next is Humphrey series, n1 की वैल्यू 6, n2 7 8 9 till infinite। this is also an infrared। ठीक है n2 -6। तो ये सारी सीरीजेस अलग अलग साइंटिस्ट ने निकाली, इनको स्टडी किया, राइट, कुछ कुछ बातें बोली और उनके नाम पे ये सीरीजेस हैं। तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है जिन्होंने इनमें थोड़ा थोड़ा बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन ये आएगा तो उसकी वेवलेंथ ये रहेगी, एनर्जी ये रहेगी, इस रीजन में जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है। तो ये 6 ही है ना। ये 6 सीरीजेस हैं, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइमन ऐसे याद रखना, लाइमन बामर ब्रैकेट, ठीक है, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज। तो n1 की वैल्यू आपको पता चल गई, बड़ा आसान है अगर ये याद रहेगा, और ये फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। इसको जल्दी से लिख लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो गया भाई। हाँ सर। थोड़ा सा ऊपर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है। सो लेट्स से ये एनर्जी लेवल्स हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है। n equals to 1, n equals to 2, फिर ऐसे n equals to 3, n equals to 4,
ठीक है, फिर n इक्वल्स टू लेट्स से 5, फिर n इक्वल्स टू 6, ऐसे करके ये एनर्जी लेवल्स है ना, ये एनर्जी कम होती जाएगी इफ यू आर गोइंग टू गो फर्दर। तो ये हो गया n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी लेट्स से लाइंस देख रहे हैं। n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम 2 to 1, it can come from 3 to 1, right? It can come from 4 to 1, है ना, 5 to 1, कहीं से भी आ सकता है, 6 to 1, ऐसे ही मैं खींच दे रहा हूँ, 7 to 1, and it can come also from infinite to 1। तो ये सारी लाइंस क्या हो गई, ये सब जितने भी फोटॉन्स होंगे इन सब को ये क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट कि कितनी लेट्स से स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, तो मान लो अगर मैंने बोला कि 4 से 1 में आ रहा है, 4 to 1 आ रहा है, तो 4 to 1 में और भी अदर लाइन आएंगी, बट लाइमन सीरीज में आने वाली लाइन कौन कौन सी होंगी, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कितनी हो गई, 3, 1 2 3। सो दैट्स व्हाई आंसर इज n2 minus 1, n2 की वैल्यू रख दो 4, 4 minus 1 3। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स से अब आ गया ये लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी बार्मर सीरीज। तो बार्मर सीरीज में क्या हो सकता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, इनफाइनाइट से 2, राइट? ये सारे उसको लिख लेंगे बार्मर सीरीज। ठीक है, तो मान लो अगर 4 से 2 में आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आ सकती है, 3 से 2, 4 से 2, बस 2 ही आ सकती है। तो आंसर हो गया 4 minus 2 which is your answer n2 minus 2। ठीक है, ऐसे ही हम सब में लिख लेंगे, मतलब ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। लेट्स से ये वाला कलर ले लेते हैं प्योर। सो 4 से 3 है ना, 5 से 3, 6 से 3, इनफाइनाइट से 3। ये क्या हो गया, अब ऐसे ही अभी मैं बना देता हूँ अलग अलग लेट्स से 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, इनफाइनाइट से 4। सिक्स से 5, 7 से 5, इनफाइनाइट से 5। ये कलर अच्छा नहीं है आंखों में लग रहा है। लेट्स से कौन सा ले लेते हैं, डार्क ले लेते हैं। 6 से 5, 7 से 5, इनफाइनाइट से, and let's one more, and this is 7 से 6। इतना पास पास है कि ये बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसे 10 से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बार्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। ठीक है भाई, इतनी में कोई दिक्कत, फॉर्मूला वही है, आप समझते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, बताओ लाइमन सीरीज के लिए सबसे कम एनर्जी वाली वेवलेंथ कौन सी होगी, सबसे कम एनर्जी वाली लेट्स से ट्रांजिशन कौन सी होगी, सबसे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन, जल्दी बताओ।
2 to 1 सबको समझ में आ रहा है? 2 to 1 है ना? इसके Yes. आगे ये क्या है? ये एनर्जी डिफरेंस है ना, एनर्जी डायग्राम है, डू नॉट फॉरगेट। तो ये सबसे कम हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा वाली कौन सी होगी? 5 to 1. कौन सी वाली? 5 to 1. इनफाइनाइट टू 1। Infinite. हाँ, इनफाइनाइट टू 1। सबको ये बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं वार्मर के लिए बोलूंगा तो 3 to 2 सबसे कम एनर्जी एंड इनफाइनाइट टू 2 सबसे ज्यादा एनर्जी। मतलब इनफाइनाइट वाला हमेशा सबसे ज्यादा देगा जो भी होगा, है ना? और फर्स्ट कौन सा देगा? फर्स्ट वाली या सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी होगी? जहाँ पे, है ना, उसकी फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट ऊपर वाले लेवल से जो लाइन आएगी उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। तो वो सबसे कम एनर्जी रखेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ में सबसे पहले है लेट्स से लाइमन सीरीज। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट लाइन, और यू कैन से अल्फा लाइन, अल्फा लाइन, एंड वी कैन से स्टार्टिंग लाइन, व्हाटएवर। ये सब का मतलब यही है, स्टार्टिंग लाइन। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ई मिनिमम के करस्पॉन्डिंग है। और एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या हो गया? डेल्टा ई मिनिमम, और यू कैन से लैम्डा मैक्सिमम, है ना? एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा लैम्डा? फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू आर। हाइड्रोजन के लिए है तो आर जेड स्क्वायर की 1 वैल्यू 1, 1/n1 स्क्वायर, ये तो फिक्स है ना? 1 n2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 4। तो आंसर हो गया 1/λ इक्वल्स टू r 1 minus 1/4 which is 3/4, so 3/4 r, or you can say lambda equals to 4/3 into 1/r। एंड बी केयरफुल, है ना? 1/r लिखना ना भूलें। और 1/r की वैल्यू मैंने 912 एंगस्ट्रॉम बताई थी। 4/3 into 912, so that is 304, and you are getting the answer 1216 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो लाइमन सीरीज में लैम्डा मैक्स होगी, और इसकी वेवलेंथ 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है भाई, अंडरस्टूड? सर वो क्या लिखा आपने? स्टैंड अप क्या लिखा है? लाइन, स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन स्टार्टिंग लाइन। है ना? पहली लाइन ही तो है। सर मतलब N2 से N1 जो फोटोन डी एक्साइट हो, सॉरी, जो फोटोन मतलब एमिट होगा डी एक्साइट होने पर, तो इसका वेवलेंथ ये होगा 1216। हाँ, ओके सर। n2 देखो, n2 तो फिक्स नहीं है ना, n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, है ना? कुछ भी हो सकता यस सर। है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 2 से 1 आ रहा है तो एनर्जी मिनिमम है, और वहां पे क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। उस लाइन को क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग लाइन, फर्स्ट लाइन जो भी है, उसमें हम लैम्डा निकाल रहे हैं। ओके सर। ई मिनिमम की वैल्यू क्या है? ए मिनिमम की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे बताओ, याद है ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 10.2। ठीक है, ये फॉर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक मिनट लिख लेते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई मिनिमम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लाइमन हो गया। इसमें दूसरी लास्ट लाइन होती है, एक लास्ट लाइन, और यू कैन से सीरीज लिमिट, है ना, ये सब। अच्छा, अल्फा लाइन जैसे हमने बता दिया, तो बीटा लाइन क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन जैसे अल्फा लाइन है, तो बीटा लाइन क्या हो जाएगा? सेकंड लाइन, है ना। ऐसे गामा होगा तो थर्ड लाइन। तो ऐसे कुछ नाम आ जाए ना, बीटा गामा कुछ भी, आप समझ जाओगे, है ना। नहीं तो लिख लो यहाँ पे, है ना, बीटा लाइन मतलब, सर बीटा लाइन लाइमन सीरीज में ही, लाइमन हाँ सीरीज में ही। हाँ, ये इसको अल्फा लाइन भी बोलते हैं ना, अल्फा लाइन मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। तो बीटा गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन। सर ये मैं सेकेंड लाइन यानी n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में। करेक्ट, n इक्वल्स टू 3 से ओके n सर। इक्वल्स टू 1 फॉर लाइमन सीरीज, सही बात है। अब लास्ट लाइन का क्या होगा? लास्ट लाइन मतलब n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू n1 इक्वल्स टू m1, ये फिर लाइमन के लिए है ना। इसमें क्या होगा? डेल्टा ई क्या होगा? मैक्स होगा, एंड विच इज गोइंग टू गिव लैम्डा मिन। डेल्टा ई मैक्स की वैल्यू कितनी है? 13.6, कितनी हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन, विच इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट हम लिख सकते हैं, और विच इज कैन आल्सो बी रिटन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बस रिमेंबर करने के लिए बोल रहे हैं, कोरिलेट करने के लिए। जितना कोरिलेट करोगे उतना टर्म्स याद रहते हैं, तो ये सीख लो, है ना। मतलब बहुत सारा कंटेंट आएगा अभी आगे, जितना हो सके ना उतना याद करो। अच्छा, कितने लोग ये कर रहे हैं जो मैंने बताया था, नोट्स पढ़ के फिर उसको समराइज कर रहे हैं अपने फिंगर टिप्स पे? एनीवन रेज योर हैंड जो इतना कर पा रहा है। क्रिस इज एबल टू डू दैट, ओके। तो क्रिस, डू यू फील कि तुम्हें कुछ एडवांटेज हो रहा है, मतलब चीजें याद रह रही हैं ज्यादा बेटर? So I mean, actually yeah, because फिर वो फॉर्मूला ढूंढना नहीं पड़ता, because बहुत ज्यादा हम लोग लिखते हैं फिर सॉल्व भी करते हैं ना, तो फॉर्मूला सब पीछे पीछे चला जाता है। बट देन अगर एक पेज पे वो 4-5 फॉर्मूले फॉर दैट पर्टिकुलर लेक्चर लिखते हैं ना, तो वो याद रहता है। देन फिर और फर्दर क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो उस पे डायरेक्ट रेफर करके हम अपन कर सकते हैं। देखो, ये फॉर्मूला याद करना फिजिक्स और मैथ्स में बड़ा चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बार बार वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम तरह के, है ना, घुमा फिरा के। तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना भी आ जाएगा। मतलब वही होता है ना कि एक बार ठोकर खा के नहीं सीखोगे तो दूसरी बार खा लोगे, दूसरी बार नहीं तीसरी बार खा लोगे। जितनी बार फंसोगे उतनी बार पीछे देखोगे तो वही सेम फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिजिक्स और मैथ्स में चैलेंज नहीं है फॉर्मूला याद करने का, केमिस्ट्री में चैलेंज है, राइट। तो केमिस्ट्री में चैलेंज इसलिए है क्योंकि कंटेंट थ्योरी वाइज बहुत है ना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, राइट, विच इज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। इसमें ये चैलेंज है। तो इसको बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कैसे रिवाइज करोगे, पढ़ो और उसके बाद सोचो अपने दिमाग में कि लास्ट लाइन क्या था, फर्स्ट लाइन क्या था, है ना, कौन कौन सी सीरीजेस थी। व्हेन यू ओरली से ना, जब आप खुद से बोलते हो, सोचो नहीं, सोचने में भूल जाते हैं। जब आप खुद से बोलते हो तो वो मेमोरी और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वही आवाज आपके कान में दोबारा घूम के भी जाती है ना, जब व्हेन यू आर सेइंग समथिंग। तो है ना, तो अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो आपके कानों को पता चलेगा कि भाई ये गलत बोल रहा है, देन यू विल से नहीं नहीं समथिंग इज रॉन्ग। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, प्रैक्टिस करने से भी बेटर मेथड है। क्योंकि देखो, दो तरीके हैं। प्रैक्टिस करना सबको अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप ऑलरेडी फॉर्मूला देख के अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत सारा टाइम फॉर्मूला याद करके, मतलब नॉट देख के, फॉर्मूला याद करके कर रहे हो, तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। कैसे? एक पहली बात तो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आप फॉर्मूला गलत नहीं लगाओगे, है ना।
कि पहले आप क्या करते हो, पहले आपने सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना कि कुछ गलत हो गया, ठीक है, एंड देन यू विल गो एंड चेक, क्रॉस चेक करोगे। तो वही क्वेश्चन जो आप, जिसमें आपको आधा घंटा 45 मिनट्स में लग रहा है या फिर 20 मिनट भी लग रहा है ना, इन सब में, क्योंकि आपने पहले गलत किया, फिर आपने क्रॉस चेक किया, फिर आपने सॉल्व किया, इट विल गो लाइक दिस। उसी में स्मार्ट स्टडी होगी कि अगर आपने पहले ही फॉर्मूले देख लिए सारे, है ना, और उनको लिख भी लिया है, अगर मान लो बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे मैथ्स में एकदम से बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, है ना, तो अगर आपने वो लिख लिया है तो फिर क्या होगा, वो टाइम आप सेव कर ले जाओगे, वो आपका क्वेश्चन 5 या 6 मिनट में बन जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्मार्ट वेज हैं अपने टाइम को बचाने के, है ना, अपनी मेहनत को बचाने के। अब ये, लेकिन इसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हम लोगों के साथ कि हम हैं इन कोर हार्ड कोर लेजी पर्सन बहुत लेजी हम लोग सब। तो इतना डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, सही है ना, सही कह रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये इन जनरल हैबिट है, मतलब लोगों की ये हैबिट होती है, साइकोलॉजिकल है ना ये, कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, यही ज्यादा बेटर है। तो जो मेथड्स हैं, अपने मेथड्स ऑफ लेट्स से सॉल्विंग और, है ना, एनालाइजिंग, ये अगर आप चेंज करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। लास्ट लाइन मिल गया, हाँ बोलो भाई सूरज। सर मतलब एनर्जी मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज मतलब फर्स्ट स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो फर्स्ट स्टेट ही होता है। मैंने बाइंडिंग एनर्जी इसलिए यूज किया क्योंकि आगे मैं सब जगह बाइंडिंग एनर्जी लिख सकता हूँ। अच्छा ओके सर। इसलिए तो ठीक है, ये n2 इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं लेमडा की वैल्यू 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू r, n1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं n1 स्क्वायर। लेट्स से अभी हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि n1 यहाँ चेंज होगा अलग अलग सीरीज के लिए, n2 तो फिक्स ही रहेगा, है ना, लास्ट लाइन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 0, है ना, ये 0 हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट के स्क्वायर इज 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। इससे 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, r बाई n1 स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, n1 स्क्वायर बाई r। ये फॉर्मूला बन गया इसका लेमडा मिन का। किसी भी सीरीज की लेमडा मिन निकालनी हो तो ऐसे निकाल लेंगे, n1 की वैल्यू डाल देंगे डायरेक्ट। अरे यार, बस ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये r है, k नहीं है, ठीक है r। तो अब ये फॉर लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, lambda min will be n1 square is 1 divided by r, so that is 1 by r हमें पता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो क्या पता चला, लाइमन सीरीज की सारी लाइट्स, लाइमन सीरीज की सारी लाइट्स 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक खत्म हो जाती है। ये हो गया लैम्डा वेवलेंथ, है ना। और ये क्या, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी, 13.6, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी थी, 10.2। तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू भी लिख ली है। अब बताओ ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किस रीजन में आएंगी। विजुअल रीजन है 3800 एंगस्ट्रॉम ऑनवर्ड। तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम तो छोटी है, तो इनको क्या बोलेंगे, यूवी रीजन। क्या बोलेंगे, यूवी रीजन। अब जितना काम मैंने लाइनमैन के लिए किया है, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, है ना, लास्ट लाइन का तो फॉर्मूला बना दिया डायरेक्टली, वही सारा काम आपको बामर के लिए करना है। करो भाई बामर सीरीज जल्दी से, मुझे मैं दे रहा हूँ 4 मिनट, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, ये 2 चीजें बतानी है और मैं आता हूँ अभी।
एक भी आंसर नहीं आया, बताओ। सर आ गया सर, तो यहाँ बोलना पोस्ट था। करना था ना चैट पे। अच्छा हम्म। नहीं, अधितांशु कलर। करेक्ट प्रणव, तुमने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है अधितांशु। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट, तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं लैम्डा मैक्स। So that is going to be 1 by lambda equals to r 1 upon n1 की वैल्यू क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर 4, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब उसका नेक्स्ट है ना 9, 3 का होल स्क्वायर 9। इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है ना? ये n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 है ना, ये क्या होगा 3 to 2, यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसा, if you are getting confusion। बस अब लिख लो 1 by lambda, इसका एलसीएम ले लो 36, 9 minus 4 5, so lambda equals to hence 36 by 5 into 1 by r। बस सॉल्व कर लो इसे, 36 into let's say 5 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ रहा है 6500 समथिंग आ रहा है ये, 66.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। किसी का माइक ऑन है भाई, बंद कर लो, है ना। 6.4 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत आसान है ये वाला, है ना। हाँ, भूलना नहीं है भाई, छोटी छोटी गलतियां ना बहुत बड़ी हो सकती है ये। हाँ बोलते जाओ मैडम, क्या दिक्कत है? सर जो बाल्मर सीरीज का डेल्टा ई मैक्स होगा वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट होगा ना? डेल्टा ई मैक्सिमम, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेट, राइट। तो लास्ट लाइन का मतलब है लैम्डा मिन, ना, that is going to corresponding to delta E max, which is nothing but 3.4 electron volt, which is nothing but binding energy of second state। ठीक है, और क्या हो जाएगा लैम्डा का फॉर्मूला मैंने बताया था n1 स्क्वायर बाई आर, है ना। n1 की का वैल्यू है 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 बाई आर, सो 4 इंटू 912, सो 3648 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपको सर याद, हाँ, 4 बाय होगा ना, 4 बाय 912। अरे 1 बाई आर की वैल्यू 912, भूलना नहीं है। ओके सर, ओके सर। हाँ, एंड 36 कैसे आया एलसीएम लेके, आप 18 भी ले सकते हो, है ना। हमने आसान ले लिया, नहीं 18 नहीं आएगा, 36 ही आएगा, सॉरी। हाँ, तो 4 से नहीं जाएगा ना, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा 36। सही है, सही है राज। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया ये वेवलेंथ जो है, दैट इज, है ना, बार्मर सीरीज आ गया। नो, मतलब आज आई एम नॉट एबल टू सेट, क्या हुआ है मॉर्निंग। तो बार्मर सीरीज हो गई, वेवलेंथ 3648 एंगस्ट्रॉम टू 6566.4 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू कहाँ पे से कहाँ लाई कर रही है, तो ये तो जस्ट बाउंड्री पे है ना, थोड़ा सा कम है हालांकि, बट इसके बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अगर कोई कहे कि सेकंड लाइन बार्मर सीरीज की क्या होगी, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करके। सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की वेवलेंथ,
एंड सेकंड लाइन की वैल्यू कितनी आई भाई, निकाल ली 4864 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। तो ऐसे कुछ 4800 आएगा, तो यू कैन सी दैट इज इन विजिबल रीजन। तो मतलब फर्स्ट लाइन जस्ट बाउंड्री पे है, इस बाउंड्री से पहले है, बाकी सारी लाइट क्या है विजिबल रीजन में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं विजिबल रीजन, है ना। all other lines will belongs to visible region। अब इसमें ना इसको भी विजिबल में ही काउंट कर लेते हैं, है ना, बस ये नोट याद रखना। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको यूवी में काउंट करेंगे, इसमें को काउंट हम विजिबल में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे बोल देते हैं कि चलो इतना चलेगा, राइट, इट्स वेरी जस्ट क्लोज, राइट, तो उसको विजिबल में हाँ सर 4918.4 सेकेंड लाइन हो सकता है, देखो कुछ कैलकुलेशन रही हो, चलो मैं कर लेता हूँ 1 बाय लैम्डा r n1 स्क्वायर 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4, और n2 सेकंड लाइन है तो 4 से 2, तो 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ले लेंगे 16, क्या आएगा 4 - 1 3, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इज नथिंग बट 16/3 r, सॉरी 1 बाय r, तो 1 बाय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। 304। अब यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48, वही सही आ जाएगा 4864, हाँ करेक्ट है ना, ठीक है। बट ठीक है, चलो थोड़ा ये तो आ रहा है ना कि कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बस गलती कहाँ होती है, 1 बाई r को 912 लेना है ना, उल्टा नहीं कर देना है, कई बार हो जाता है गलती, है ना, आदत नहीं है ना 1 बाई r की वैल्यू लिखने की आदत है। अरे क्या हो रहा है ये, all other line belongs to visible region। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि राइट दिस फर्स्ट लाइन वी आर आल्सो, है ना, विल कंसिडर, ये फिर लाइन कंफ्यूज कर देगी, है ना, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। सर जस्ट बिफोर द बाउंड्री लाइन ऑफ विजिबल रीजन यानी यूवी है ये भी? अरे नहीं, इंफ्रारेड एक्चुअली क्या है कि इसको मान लेते हैं मतलब कि ये विजिबल में ही है। अब जैसे काउंट करेंगे ना कभी भी नंबर ऑफ विजिबल लाइंस, तो उसमें पूरा काउंट करेंगे, ये वाली लाइन को भी विजिबल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। बट एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि मतलब स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन था कि फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज विल बी कंसिडर्ड इन विजिबल रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, या इट इज गोइंग टू बी जस्ट बिहाइंड द विजिबल रीजन, तो फिर वहां पे उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया था, इसलिए ये लाइन लिखाई है। बाकी नॉर्मल केसेस में इसको विजिबल में ही मानेंगे। जब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, एक्चुअली यूवी है ना, बट एक्चुअली यूवी है ना, वही है ना कि जैसे जो लोग डिसाइड करते हैं, उन्होंने 3800 एंगस्ट्रॉम से डिसाइड किया है, कोई कह रहा है नहीं यार 3600 एंगस्ट्रॉम, कुछ बुक्स में ऐसा भी है 3600 एंगस्ट्रॉम से डिसाइड किया है, कुछ बुक्स में 4000 एंगस्ट्रॉम से डिसाइड किया है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है ना। एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वेवलेंथ की, वो मोस्टली मानी गई 3800 एंगस्ट्रॉम, बट थोड़ा एरर चलेगा ना, इसलिए भाई बात सही है, लेकिन उस क्या है जो बात मैं बता रहा हूँ उससे तुम गलतियां करने लग जाओगे। अभी मैं नंबर ऑफ विजिबल लाइंस बोलूंगा तो आपको बस बार्मर लाइन काउंट करनी है ना, आपको वहाँ ये नहीं ध्यान रखना है कि बार्मर लाइन में से एक लाइन हटा देंगे फर्स्ट कर लिया, है ना, तो आंसर ही गलत आने लग जाएगी फिर सारे, राइट। तो यहाँ याद रखना है, या फिर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना लिख लो, ये हटाओ, इसे कोई भी नो कंफ्यूजन, वी डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, है ना। ऑल लाइंस दीज आर गोइंग टू बी इन विजिबल रीजन, ऐसे लिखो। कई बार कोई स्पेसिफिकली पूछे ना पॉइंट आउट करके, तब बस वो बात याद रखनी है, वरना तो आपका जो चल रहा है सही है, ठीक है। बार्मर सीरीज हो गई, ऐसे ही फिर पार्शियल लिख लेंगे, जल्दी से बता दो भाई पार्शियल सीरीज की वैल्यूज। लैम्डा मैक्स फर्स्ट लाइन क्या होगा, n1 इक्वल्स टू 3 एंड पहले n2 लिख लेते हैं, n2 इक्वल्स टू 4 2 3, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो सर। जैसे लैम्डा मिनिमम के लिए कॉमन फॉर्मूला है, लैम्डा मैक्स ही लेनी है? नहीं है, उसमें अलग अलग है ना,
उसमें अलग अलग है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल सीरीज में N1 3 है, N2 की वैल्यू 4 आएगी। बामर में क्या थी, N1 की वैल्यू 2 थी, तो एक ज्यादा 3 से 2 आया था, ये प्रॉब्लम है। अच्छा तो यहाँ पे डेल्टा ई मिन की वैल्यू कितनी आती है, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the same question is going to come कि अगर ऐसा बोला जाएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, ऐसा बोला जाएगा, नॉट लाइक ऑल लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, ऐसा नहीं, तो फिर फर्स्ट वाले में वी कैन से कि ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट लाइन ऐसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। सर लैम्डा मैक्स की वैल्यू 18,761.14 आ रहा है मेरे को। लैम्डा मैक्स आ रहा है 18,761.14। इतना एक्यूरेट निकाल दिया तुमने कैलकुलेटर से? सर नहीं, मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा वेरी गुड, तो फिर अच्छी बात, ठीक है, मतलब गुड। तो ये वैल्यू आ रही है लैम्डा मैक्स, ठीक है। लैम्डा मिन क्या हो जाएगा? सर मुझे नहीं आया ये। अरे यार मेरे को चेक करना पड़ेगा। 1912.32। चलो भाई देख लेते हैं, लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा मैक्स, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r 1/9 माइनस 1/16। इसका एलसीएम कितना आएगा, 144। ये डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 7 r, तो 144 ये आ गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा। 144 by 7 into 912। हाँ 40 बाई 7 इंटू 912 7 से कट कर देते हैं तो 1, ये हो गया कितना, 21 3 13.28। 13 पॉइंट नहीं 130.2। ओह सर तभी गलती हो गई। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो भाई कर लो भाई मल्टीप्लाई, 8 0 12 5 8 0 12 5 एंड देन आ गया 2 0 3, एक मिनट कहाँ लिख दिया, 2 0 3 and 1, that's it। 8 8 4 7 8 1 18748 187, ये कितना आया, 18748.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके आसपास वैल्यू आ रही है, मैंने इसको 0.2 ही लिखा है, और किसी ने 0.28 लिखा होगा तो और थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, तो ठीक है राइट। व्हाट इज लैम्डा मिन? लैम्डा मिन तो आसानी से निकाल लेंगे, लैम्डा मिन इज सीरीज लिमिट ई मैक्स, है ना, ई मैक्स कितना हो जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनीवे लैम्डा मिन का फॉर्मूला है अपने पास, n1 स्क्वायर है ना, n1 स्क्वायर बाई r which is 9 into 912 एंगस्ट्रॉम, so this is 8208 एंगस्ट्रॉम। so you can see कि ये जो लाइट है, ये जो मतलब वेवलेंथ है 8208 एंगस्ट्रॉम से, है ना, so we can say पार्शियल सीरीज में 8208 एंगस्ट्रॉम से ये 18,748.8 एंगस्ट्रॉम तक जा रहा है, विच इज इंफ्रारेड रीजन, है ना, विजिबल को क्रॉस करके विजिबल 7,600 एंगस्ट्रॉम पे खत्म हो जा रहा है, तो ये इंफ्रारेड हो गया। और इसके आने वाली जितनी भी होंगी आगे, उनमें क्या होगा, वेवलेंथ और बढ़ती जाएगी, तो वो सब इंफ्रारेड में ही आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसा आता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट, इंपॉर्टेंट बात है ये सारी वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये सारी वेवलेंथ। अगर मान लो मैंने हीलियम प्लस आयन ले लिया, तो क्या बताओ हीलियम प्लस आयन के लिए बामर सीरीज
विजिबल रीजन में होगी क्या? बताओ भाई, हाँ या ना? नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस वहां पे अलग हो गया ना, वहां तो बढ़ गया ना एनर्जी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सर वेवलेंथ भी बढ़ गया ना सर, तो नहीं, फिर एनर्जी बढ़ गया तो हो वेवलेंथ जाएगा कम हो गया। विजिबल। हाँ हाँ, एनर्जी बढ़ा तो वेवलेंथ कम हो गया। अच्छा, ये वेवलेंथ कैसे? कम हो इसका गया। एक ट्रिक है, चलो ये पहले ये बता देते हैं। अगर मान लो हम एनर्जी डिफरेंस देखें, है ना, ये नोट करके लिख लेते हैं नोट। अगर मान लो हम यहाँ देख रहे हैं n इक्वल्स टू 1 से 2 के बीच की एनर्जी जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। तो हीलियम एटम के लिए यही, हीलियम प्लस आयन के लिए यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, है ना? n1 इक्वल्स टू 2 एंड n2 इक्वल्स टू 4। ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ये एनर्जी डिफरेंस इसके बराबर है। अगर लिथियम 2 प्लस आयन के लिए देखें तो थोड़ा मैंने ज्यादा दूर दूर बना दिया, तो यहाँ पे n1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और n2 इक्वल्स टू 6। एक बार देख लेते हैं ये वैल्यूज। तो यहाँ पे ये E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 की वैल्यू आएगी 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर, तो कट गया, 31.6 आ गया। E2 की वैल्यू क्या, यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे E1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू n इक्वल्स टू 1, है ना, n1 इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग कितनी थी? -13.6। यहाँ पे भी कितनी है? -13.6, ठीक है। n2 की वैल्यू 2, तो E2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, राइट, -13.6 डिवाइड बाई n2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या आएगी? -13.6 4 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई n2 की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो कट गया। तो ये सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है ये बात? तो ये E1 और E2 कैसे रिलेट किया जा सकते हैं? दैट इज n1 इंटू जेड से रिलेट करे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब किन की एनर्जी सेम रहेगी, किन की एनर्जी सेम रहेगी। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे 2 इंटू, मतलब 1 इंटू जेड दैट इज गोइंग टू कम 2। तो जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी? 2। ये ट्रिक है, ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लेते हैं एक बार पूरा। तो जैसे बामर सीरीज में हमने बोला 3 से 2 होता है ना, मान लो। सो 3 से 2 वाला ट्रांजिशन, 3 से 2 वाला ट्रांजिशन हीलियम आयन के लिए कौन सा होगा? तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो 4, और कहा n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 6, 6 से 4 होगा, सेम सेम एनर्जी वैल्यू। सर ये आपने जो यूनिइलेक्ट्रॉनिक के लिए ये वाला बताया ना अभी, वो हाँ, आगे हम लोग अगर जाएंगे बेरिलियम बोरॉन वगैरह भी उसमें भी अप्लाई कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेट इन यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। So that is equals to, let's say, E1 of hydrogen will be equals to, अब यहाँ पे E1 का कैसे बताऊँ मैं, रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिप्रेजेंट करूँ? ऐसे लिख लेता हूँ, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इन हाइड्रोजन is equals to energy of second state of helium plus ion will be equals to energy of
थर्ड स्टेट इन लिथियम आयन, सो लिथियम 2 प्लस आयन। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई? सो एनर्जी डिफरेंस है ना इन हाइड्रोजन और 2 to 1 will be equals to energy difference in helium plus ion for 4 to 2। अब ये वैल्यू कैसे आई है? तो 4 की वैल्यू आ रही है ना Z into N2 2 Z into N1, where Z is atomic number है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो जो हमने लाइमन के लिए बोला है या वार्मर के लिए बोला है हाइड्रोजन में, वो वैलिड नहीं होगा लिथियम और लेट्स से हीलियम इन सब के लिए। वहां पर फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है सर। स्टेटमेंट, बस स्टेटमेंट, बार्मर सीरीज ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन बिलोंग्स टू, और आप क्या करोगे जल्दी से विजिबल रीजन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर? -1 लेके आओगे बैठ के, फिर कहोगे अरे गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। हाँ हाँ। सर फिर हमें अगर He+ के लिए अगर ये करना पड़ेगा कि बार्मर सीरीज विजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यू हैव आइडिया भाई। 2 से 3, राइट, 2 से 3 की एनर्जी का डिफरेंस या 4 से 2 की एनर्जी का डिफरेंस, 4 से मान लो 2 है, वही सेम एनर्जी का डिफरेंस किस हीलियम के लिए क्या आएगा? 4 है तो 8 हो जाएगा और 2 है तो 4 हो जाएगा, डबल है ना, Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 4 आएगा। तो 8 से 4 जो है विजिबल रीजन में पहुंचेगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे याद रख लो। अगर स्पेसिफिकली वेवलेंथ पूछेंगे तो निकाल लेना। चलो ये हो गया। अभी मेरे को क्या बताना था, एक एग्जांपल बताना था एंड फिर हो गई तुम्हारी छुट्टी, ये स्पेक्ट्रम खत्म। एग्जांपल ये है ना, इफ an electron makes a transition from n2 equals to 5 to n1 equals to 1, find a number of spectral lines in UV region, b number of spectral line in visible region, c number of spectral lines in infrared, and d, ये सब बताने हैं ना, d total number of spectral lines। बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। सर
number of spectral lines in UV region will be 4 spectral lines, वेरी गुड. and in visible region it will be 3. Visible region 3, and in infrared region there are also 3, and total number of spectral lines is 10. वेरी गुड. सो दिस इज द राइट आंसर. 10, 3, 3 and 4. तो यूवी रीजन का सिंपल मतलब ये है, लाइमन पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब है दे आर आस्किंग इनडायरेक्टली कि लाइमन में कितने हैं. तो आप बोल दोगे यहाँ पे n2 - 1 सो 4. विजिबल मतलब बामर पूछ रहे हैं, तो आप बोल दोगे यहाँ पे है ना n2 - 2 3. राइट. इतनी बात समझ में आ रही है. n2 - 1 ये बामर हो गया. n2 - 3 सॉरी n2 - 2. ठीक है. अब इंफ्रारेड में तो बहुत सारी सीरीज आती हैं, तो एक काम कर सकते हैं, टोटल निकाल लेते हैं. तो टोटल क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डेल्टा n तक है ना, तो 4. तो 10 हो गया. अब अगर हमें ये दो पता है तो 10 से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया 3. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. नहीं तो आप फिर पार्शियल ब्रैकेट ऐसे करके निकालते हो. और देखो एक और तरीका है ना, और जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लिख रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 डेल्टा n तक, तो यू कैन से ये वाला क्या है, लाइमन, क्योंकि वो है ना हमने काउंट किया था, याद है पहले कि पहले 4 आए, 1 में देख लिया कहाँ से आए, फिर 2 में देख लिया कहाँ से आए, है ना, तभी तो लिखा था ये क्या बोल सकते हैं, बामर ना, ये क्या हो जाएगा पार्शियल, एंड ये क्या हो जाएगा वैसे ब्रैकेट. ठीक है. n = 5 से आ रहा है, तो इसके बाद फुंड में तो हो नहीं सकता, फुंड तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से 5 में तो जाएगा नहीं, राइट. फुंड मतलब 5 से स्टार्ट होता है. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, है ना. अनदर एग्जांपल, डेल्टा n अभी भी सेम रखते हैं. तो इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 = 6 to n1 = 2, है ना. 6 to 2 में जा रहा है ए, है ना. आपको बताना है नंबर ऑफ स्पाइस, सेम बताना है ना, ए बी सी डी सेम है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, विजिबल रीजन, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, एंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नॉट चेंजिंग, दैट इज 10, क्योंकि डेल्टा n की वैल्यू सेम है. तो चलो ये तो मैंने लिख दिया. अब बताओ ए बी सी की वैल्यू बताओ. सर सेम ही आएगा क्या? सेम क्यों आएगा? यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि n = 1 में आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन लाइमन के लिए है क्या कुछ. तो क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि बस 2 में ही आ रहा है, तो लाइमन क्या हो गया 0. n1 = 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पे ये ट्रिक थी, है ना. n1 = 2 का मतलब क्या है, बामर. तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बामर से होगी, है ना, लाइमन से नहीं हो सकती. तो ये जो फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात. n2 मतलब 6 - 1 5 वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 में आ ही नहीं रहा है. अगर 6 से 1 बोलता तो हम कहते. तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 ये कहाँ से स्टार्ट होगा, बामर से. बामर में पहले आ रहा है ना, बामर के बाद वो कह ही नहीं रहे. ये क्या हो जाएगा, पार्शियल ब्रैकेट फुंड. तो ये ट्रिक समझ में आया. तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं डेल्टा n पे ध्यान रखना है. आंसर 0, 4, 6 और 10 आएगा. यस 0, 4, 6 एंड 10. 10 तो खैर पता ही था.
046 सर मतलब जो पिछले क्वेश्चन में जो लाइमन था अभी वो यहाँ पे N1 तो है नहीं, नहीं मतलब नहीं ये नहीं वो बामर बन जाएगा। चेंज नहीं हो गया, चेंज नहीं हो गया, यहाँ कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि बस 2 तक ही आ रहा है। दे आर नॉट सेइंग कि N1 इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, तो लाइमन में तो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन में। यस सर। हाँ इसलिए ओके ठीक है, तो ये आप कर लो। अब मैं आपको एक शीट भेज रहा हूँ आपके डाउट ग्रुप पे, ठीक है? सब लोग है ना डाउट ग्रुप पे? क्या नाम से था डाउट ग्रुप? केमिस्ट्री बैच 3 डाउट ग्रुप, ठीक है? इसमें सॉल्यूशन भी है। ये सॉल्यूशन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको दिक्कतें आएंगी, थोड़े डिफिकल्ट हैं क्वेश्चंस, तो आप सॉल्यूशन देख लो फिर मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? और ये ग्रुप पे आप अपने डाउट भेज सकते हो, तो जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? और आपस में भी आप एक दूसरे को बता सकते हो, ठीक है? सर अगर शीट से रिलेटेड कोई डाउट होगा जो अभी आपने भेजा हाँ है तो वो आप ग्रुप पूछ पे सकते भेजो, हैं इसीलिए अभी, ग्रुप बनाया है। ठीक है। सर हम्म। सर आपका जो YouTube चैनल है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा है उसमें 7th लेक्चर तक ही आया है, तो आपने अपलोड किया है क्या? यार मेरे को याद नहीं है, तुमने शायद एक बार पूछा भी था कि सर मिसिंग है कुछ, ऐसा ऐसा पूछा था क्या? कोई तो बोला था सर वो डाउट सेशन का मिसिंग है, लेकिन 2-3 वीडियो सर है नहीं उसमें, तो सर यार आपने ऐसा शायद सर आपने शायद प्लेलिस्ट बनाया और उसमें सिर्फ 7 ही लेक्चर है। हाँ प्लेलिस्ट में नहीं होगा, राइट? हाँ सर। तो मैं अभी एक मिनट में देख सर लेता हूँ। नॉर्मली अपलोडेड है मगर प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ हाँ है सर। कुछ वीडियोस। हाँ सर। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है ना कि प्लेलिस्ट में अपलोड होने में टाइम लगता है, जैसे अपलोड करके स्टार्ट कर दिया, अब अपलोड कब खत्म होगा तब जाके आपको ऐड करना है, तो कई बार भूल जाते हैं वो टाइम पे, इसलिए होगा, है ना? बैच 3 में देखते हैं कितने लेक्चर हैं, 7 तक ही है। अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मैं अपडेट कर दूंगा। सर 8, 9, 10 और डाउट लेक्चर। हाँ ये मैं कर देता हूँ, हाँ ठीक सर। है? ओके चलो ठीक है, ये बंद हो गया, राइट? ठीक है, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय हाँ सर, थैंक हेलो, यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। भाई शानिका यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, कोई आप मुझे मैसेज भेज दो, मैं भेज देता हूँ आपको लिंक, जल्दी से भेजो, जल्दी फास्ट। मेरा नाम लिख देना, मैं शानिका हूँ। चलो ओके।